हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ पॉलिटी के एमसीक्यू सीरीज में। और ये जो आज हमारा लेक्चर होने वाला है टॉपिक वाइज में, वो होने वाला है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप ये मत सोचना बहुत आसान क्वेश्चन आने वाले हैं। मैं बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आता हूँ जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं रहेंगे जो आप जनरली देखते हैं कि आपने क्वेश्चन देखा, आप आंसर बता दिए। ओके, अच्छे क्वेश्चन होंगे, आप एंड तक देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दैट इज रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है कि इट इज एन एग्रीमेंट बाय फ्री विल टू बी टर्मिनेटेड बाय फ्री विल। ओके, तो ये स्टेटमेंट जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। किसके लिए ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया हुआ है? ओके, रिमेंबर, एंड इट इज एन एग्रीमेंट बाय फ्री विल एंड टू बी टर्मिनेटेड बाय द फ्री विल। ओके, ऑप्शंस आपके सामने हैं, पंचशील के लिए, शिमला एग्रीमेंट, नन ऑफ दीज, या इंडियन एसोसिएशन विद कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। बिल्कुल, तो इसका करेक्ट आंसर जो है, आप लोग सोचोगे किसके लिए स्टेटमेंट दिया है, ये है इंडिया जब कॉमनवेल्थ ज्वाइन कर रही थी, याद रखना, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इंडिया एसोसिएशन विद कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। आपको ही पता होगा, आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंट हम चाहें इंडिपेंडेंस हम छोड़ सकते थे, कॉमनवेल्थ नेशन को ज्वाइन नहीं करते, बट स्टिल वी ज्वाइन द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, और ये नेहरू जी का स्टेटमेंट था, तो ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इवन इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितनी वुमेन मेंबर्स थी? रिमेंबर, हाउ मेनी वुमेन मेंबर्स वर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ऑप्शन है 15, 13, 12 या 10। कुछ लोग जनरली गेस जब करते हैं तो 10 लगा देते हैं आंसर, बट 10 आंसर नहीं है। ओके, इसका करेक्ट आंसर है 15। अब एक और वे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, पूछा गया कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर वुमेन नहीं थी, तो वो डिफिकल्ट हो जाता है, कोई 15 नाम आपने याद नहीं किए होंगे। तो यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ सारी 15 वुमेन्स का, अगर आपके पास टाइम हो तो आप 15 वुमेन्स के नाम देख सकते हैं। कुछ फेमस जैसे सुचिता कृपलानी का नाम आपने सुना होगा, विजय लक्ष्मी पंडित जी का नाम सुना होगा, ठीक है, वुमेन का, लीला रॉय जी का नाम सुना होगा, तो ये वुमेन्स के नाम, आप सरोजिनी नायडू का नाम सुना होगा। तो याद रखना आपको, ये सारी क्या है, ये थी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर्स रही हैं। ओके, बाकी आप चाहें तो 15 मेंबर्स वुमेन्स का नाम देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड अगेन इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। उन्होंने इंडिया की जो सेल्फ रिलायंट सोशल सिस्टम है, जिसको आप विलेज इकोनॉमी भी कह सकते हैं, उसके बारे में स्टेटमेंट दिया था, द रूरल सिस्टम इन इंडिया इज अ टाइनी रिपब्लिक। जो रूरल सिस्टम इंडिया में एक तरीके से छोटा सा रिपब्लिक है। ये किसने ऑप्शन दिया था, मतलब किसने बोला था? दीज आर द 4 ऑप्शंस। हम सीधे ही करेक्ट आंसर की ओर मूव करेंगे, वी नॉट गोइंग टू डिस्कस अदर ऑप्शंस, बना आप अदर ऑप्शंस याद कर लेते हो। करेक्ट आंसर है चार्ल्स मेटकैफे, याद रखिए। तो चार्ल्स मेटकैफे का स्टेटमेंट है, ये आपको याद रखना है, डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, बट करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, और अगर मैंने करा दिया और एग्जाम में आपको डायरेक्ट मिल गया, दैट इज अ बेनिफिट। ओके, कि आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ा, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में आपके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये स्टेटमेंट तो सबने सुना होगा, इंडिया इज अ क्वाड्री फेडरल स्टेट, क्वाजी फेडरल, इंडिया इज अ क्वाजी फेडरल स्टेट। क्वाजी फेडरल स्टेट का मतलब होता है कि इंडिया के पास कुछ फेडरल फीचर्स हैं, ऐसा नहीं ज़्यादा फीचर्स है। क्वाजी मतलब होता है कुछ, सम ऑफ द इंडियन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर इन सम आर फेडरल फीचर्स, ओके, सम ओनली, उसे कहते हैं क्वाजी फेडरल। तो क्वाजी फेडरल ये स्टेटमेंट किसने कहा? ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए गए हैं, उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केसी वेयर। रिमेंबर, सो केसी वेयर याद रखना, आपको ऑप्शंस रहेंगे तो आपको करेक्ट आंसर चूज करना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है, और ये हेल्प करते हैं। जैसे एक और स्टैटिक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कांग्रेस एंड कांग्रेस वॉज इंडिया। बड़ा ही अच्छा स्टेटमेंट है, कोई फॉरनर नहीं कहा होगा। ये 4 स्टेटमेंट हैं, अब इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। जब ऐसे स्टेटमेंट्स रहते हैं ना, तो आप जनरली चूज नहीं कर पाते करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर याद करना और एक बार क्वेश्चन कहीं देखा हो तो ज़्यादा बेटर रहता है, इसलिए मैं थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन से रखता हूँ, इसमें आपको आंसर गेस करना आसान हो। करेक्ट आंसर है ऑस्टिन, ठीक है, ग्रेविल ऑस्टिन पूरा नाम है इनका, ठीक है। सो ग्रेविल ऑस्टिन, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। स्टेटमेंट्स पे क्वेश्चन बहुत फ्रेम किए जाते हैं, इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। जब देश आज़ाद होता है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था? हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया? ऑफकोर्स जब पार्टीशन होता है उसका देश आज़ाद भी हो जाता है, तो पूछा गया पार्टीशन ऑफ इंडिया के टाइम पर कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था? ओके, ऑप्शंस आपके सामने 4 दिए गए हैं। कुछ लोग जवाहरलाल नेहरू जल्दबाजी में चूज कर रहे होंगे, रॉन्ग, जवाहरलाल नेहरू इज नॉट द आंसर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये भी नहीं है, राजगोपालाचारी ये भी नहीं है। करेक्ट आंसर है जेपी कृपलानी। तो यार जेपी कृपलानी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, तो ये आपको याद रखना है। इवन ये भी क्वेश्चन पूछता है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो आंसर जेपी कृपलानी ही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं।
एक इंपॉर्टेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस, हाँ देखिए बड़ा स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट बहुत बीजेपी गवर्नमेंट यूज करती है। किसने कहा था कि जो कांग्रेस है उसको हम डिसबैंड कर देना चाहिए हमको एज अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। देश के आज़ाद हो जाने के बाद कांग्रेस को डिसमेंटल कर देना चाहिए, किसने स्टेटमेंट दिया था? और बीजेपी आप देखेंगे जनरली कांग्रेस को स्टेटमेंट पे बार बार बोलती रहती है। करेक्ट आंसर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने बात बोली थी कि कांग्रेस एज अ पॉलिटिकल पार्टी को खत्म कर देना चाहिए जब देश आज़ाद हो जाए। ओके, तो दैट वाज स्टेटमेंट सेड बाय हुम? दैट इज महात्मा गांधी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ गया तो शायद बहुत कम लोग को ही बनेगा। क्वेश्चन है राइट टू वोट। मतलब आपको पता होगा देश में कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो 18 साल से ऊपर, मतलब पहले तो 21 ईयर्स थे, बट अभी तो एट प्रेजेंट देखा जाए तो राइट टू वोट 18 और 18 ईयर्स से ऊपर लोग वोट कर सकते हैं। तो ये इसको कहते हैं अडल्ट फ्रेंचाइज, रिमेंबर। तो ये बोला गया था कि ये अडल्ट फ्रेंचाइज अभी देश को देने की जरूरत नहीं है, 15 साल के लिए डिफर कर देना चाहिए, उसके बाद देखा जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किसने एडवोकेट किया था कि अभी हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो अभी नहीं दे, लोगों को वोटिंग अधिकार सबको ना दिया जाए, ठीक है, एटलीस्ट 15 ईयर्स के लिए। ये किसने एडवोकेट किया था? आपके सामने ऑप्शंस है। मैं आपको स्टोरी बताऊं ना तो राजेंद्र प्रसाद जो बड़े इंपॉर्टेंट देश के पहले प्रेसिडेंट भी बनते हैं, जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं पहले, इन दोनों ने तो इसके अगेंस्ट बोला था, याद रखिए। वो ये नहीं चाहते ऐसा हो, बट किसने ये एडवोकेट किया था? करेक्ट आंसर है मौलाना आज़ाद, ठीक है। तो मौलाना आज़ाद जो देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी बनते हैं, इन्होंने बोला था कि अभी एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं देने की जरूरत है इंडिया में, एटलीस्ट फॉर 15 ईयर्स। ओके, डिस्क्रिप्शन अगेन मैंने आपको बताया, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप वहां से नोट डाउन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन आपको डिटेल में पढ़ना हो तो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। स्टेट एम्बलम की बात करूं मैं, स्टेट एम्बलम आपके सामने बना हुआ है, पूछा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको कब अडॉप्ट किया था? डायरेक्ट डेट मैंने पूछ ली है। ऑप्शन है 248 है, 147 है, 150 है। करेक्ट आंसर 1950 है, और डिटेल में देखा है तो 26 जन 1950 को देश का स्टेट एम्बलम अडॉप्ट किया गया था। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अगेन डिस्क्रिप्शन यहां पर मेंशन है, आप नोट डाउन कर सकते हैं कि 26 जन 1950 को स्टेट एम्बलम वाज अडॉप्टेड। ओके, नेक्स्ट बी आर अम्बेडकर, जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स होंगे, बी आर अम्बेडकर इंदौर में महू में उनका बॉर्न हुआ था, बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। मैंने उनके बारे में पूछा है कि बी आर अम्बेडकर का किस ईयर में बर्थ होता है, किस ईयर में डेथ होती है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट देश के पहले लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट है। तो इनका बर्थ आपको पता होना चाहिए। 14 अप्रैल को बर्थ होता है, मैं आपको बता दूं, और डेथ हुई थी 6 दिसंबर को। ईयर अगर बात करें तो 14 अप्रैल को बर्थ हुआ था, दैट इज ऑन 1891, और डेथ हुई थी 6 दिसंबर 1956। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 1891 एंड 1956। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ लोग से पूछा जाता है वो नहीं बता पाते हैं, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको फ्रेम किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, किसने अडॉप्ट किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को? देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बनने में अप्रॉक्सीमेटली 3 ईयर्स लगते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पर तो पार्लियामेंट वगैरह थी नहीं, तो किसने अडॉप्ट किया था? दीज आर द 4 ऑप्शंस। ओके, इंडियन पार्लियामेंट तो थी नहीं, ओके, ब्रिटिश पार्लियामेंट भी नहीं थी। करेक्ट आंसर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को उस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था, जिसका काम था देश का कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप करना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दिस इज वेरी फेमस क्वेश्चन, आपको पता होगा 26 नवंबर 1949 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया था, कंप्लीट हो गया था, बट इसको लागू नहीं किया गया था, एनफोर्स नहीं किया गया था, इनैक्ट नहीं किया गया था। क्यों? ठीक है, कमेंट्स नहीं किया गया था। हमने 26 जनवरी 1950 तक का वेट किया, मतलब 26 नवंबर 1949 को आपका कॉन्स्टिट्यूशन रेडी है, बट यू वेटेड टिल 26 जैन। क्यों 26 जैन को का वेट किया गया और इस डेट को चूज किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने के लिए? इसका रीज़न आपको बताना है। आई होप 4 ऑप्शन है और बहुत लोग ये रीज़न जानते होंगे, बिकॉज 26 जैन 1930, रिमेंबर 26 जनवरी 1930 को हमने पूर्ण स्वराज दिवस, दैट इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था। उसी को महत्व देते हुए 26 जैन को एक इंपॉर्टेंट आउटकम देते हुए हमने 26 जैन 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। पूरी स्टोरी मैंने इसकी ऑलरेडी अपने पॉलिटी लेक्चर्स में बताई हुई है ना। 1929 में लाहौर सेशन होता है, वहीं से स्टोरी स्टार्ट होती है, बाकी आप डिटेल्स में देख लेना। करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, और डिटेल देखिए यहाँ पर भी मैंने मेंशन कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबको पता है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी जिसके हेड बी आर अम्बेडकर थे। ओके, बट क्वेश्चन मैंने यहाँ पूछा पहला ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का किसने प्रिपेयर किया था? अब देखिए ये क्वेश्चन आएगा तो मेरा मानना है बहुत लोग बिना सोचे समझे बी आर अम्बेडकर लगाएंगे, नॉलेज नहीं है, बी आर अम्बेडकर ही आंसर होगा। पहला ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का उन्हीं का नाम हमने सुना है, बट ये आंसर हो जाएगा आपका गलत। ओके, करेक्ट आंसर है बी एन राव। आपने इनका नाम सुना होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। तो सबसे पहला ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का इन्होंने ही रखा था। 243 आर्टिकल्स और 13 शेड्यूल्स की बात इन्होंने की थी। ओके, तो पूछा आएगा तो बी आर अम्बेडकर मत लगा देना। दिस क्वेश्चन आंसर इज बी एन राव। कुछ मैं ऐसे क्वेश्चंस बताता हूं जो एग्जाम में आपको बड़े हेल्प करेंगे।
ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन तो बी आर अम्बेडकर थे। ओके, क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर तो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, उनके साथ कुछ अदर मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे? खुद तो एक हो गए बी आर अम्बेडकर, उनके साथ अदर कितने मेंबर्स थे? 7, 6, 5, 4। ठीक है, जिन्होंने पढ़ाई की होगी जल्दबाजी में 5, 4 गैस मार रहे होंगे, कुछ लोग सही भी बता रहे होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर 7 नहीं है। 7 तो चेयरमैन को मिला के है, बट चेयरमैन को छोड़ के, बी आर अम्बेडकर को छोड़ के अदर 6 मेंबर्स थे, रिमेंबर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। और ये 6 मेंबर्स कौन थे, इनका नाम भी याद रखना जरूरी है आपको। ठीक है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में 6 मेंबर्स के नाम लिख दिए हैं, आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये भी पूछा था कभी कभी इनमें से कौन से मेंबर नहीं थे, तो आपको इनका नाम एटलीस्ट ऑप्शन देख के पहचानना आना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में सीधे कमिटी है, उसके चेयरमैन मैंने पूछ लिया है। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की थी, इस कमेटी के चेयरमैन कौन है? बहुत सारी मेजर और माइनर कमिटीज रही, उनके चेयरमैन याद कर लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, देश के पहले होम मिनिस्टर, देश के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, करेक्ट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो इस कमेटी के चेयरमैन थे। ओके, चलिए नेक्स्ट एक और कमेटी पूछी मैंने, चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, या मेजर कमिटीज में पूछ रहा हूँ, इसके चेयरमैन कौन थे? शायद पीछे डायग्राम भी बना है, इससे करेक्ट आंसर मार्क कर लिया हो कुछ लोगों ने। सी, करेक्ट आंसर जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखना आपको, इसका करेक्ट आंसर जवाहरलाल नेहरू है। मेजर और माइनर कमिटीज पढ़ लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट है प्रियम्बल, हु प्रपोज द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने प्रियम्बल किसने प्रपोज किया था? मैं आपको बता दूं, प्रियम्बल को पहले हम कहते थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। क्या कहते थे? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसको रखा गया था 13 दिसंबर 1946 में। ओके, किसने रखा था, किसने प्रपोज किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? उसी को प्रियम्बल कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने। 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को रखा था, जिसको पास किया गया था 22 जैन 1947 में। ओके, तो प्रियम्बल पूछा जाता है, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज नोन एज प्रियम्बल। प्रियम्बल के भी मैं क्वेश्चंस आपके सामने लेके आऊंगा, बट यहां पर जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला दिन था सेशन का, वो था 9 दिसंबर 1946, पहला सेशन, पहला दिन। ठीक है, 9 दिसंबर 1946। तो उस टाइम पर पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चेयर्ड किसने किया था? देखो, कुछ लोग जल्दबाजी में राजेंद्र प्रसाद लगा रहे होंगे, राजेंद्र प्रसाद गलत आंसर है। आप देखेंगे अगर 9 दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जब चेयर हो रही थी, तो उस टाइम पे सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, वो पहले प्रेसिडेंट बनते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो जल्दबाजी में आंसर ना लगाएं, क्वेश्चन को थोड़ा रीड कर लें। ओके, टेम्पररी प्रेसिडेंट थे ये, ऑफकोर्स क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बन जाते हैं, बट ये टेम्पररी प्रेसिडेंट थे। ओके, नेक्स्ट, दिस इज वेरी टिपिकल और डिफिकल्ट क्वेश्चन जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको हेल्प देगा अगर डायरेक्ट आता है तो। द कॉन्सेप्ट ऑफ अ यूनियन ऑफ स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये यूनियन ऑफ स्टेट हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किया है कि नहीं, ये एक्चुअली डिराइव कहाँ से हुआ है? आप कहीं सारे क्वेश्चन कहाँ से आप लेके आए हैं? देखिए, एक्चुअली क्या है कि मैं आपको बताऊं कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स देखेंगे, वहाँ पे डिबेट हुआ भी था कि ऑल यूनियन ऑफ स्टेट्स हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो बताया भी गया था क्यों यूज़ किया जा रहा है। ऑप्शंस यहाँ पर 4 हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, अमेरिकन डिक्लेरेशन में, स्विस कॉन्स्टिट्यूशन में। इसका करेक्ट आंसर है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट में। ठीक है, तो यहीं से ये जो कॉन्सेप्ट था यूनियन ऑफ स्टेट्स का, वो लिया जाता है, रिमेंबर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डिटेल में भी लिखा मैंने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में ये चीज़ लिखी थी ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने, ये पॉइंट आया भी था, तो आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आई थिंक आपके लिए बोनस होगा, क्योंकि बाकी लोग नहीं बना पाएंगे। 20 क्वेश्चन है कि फेडरल सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। ये फेडरल फीचर, इंडिया में फेडरल फीचर्स हैं, आपको पता होगा, ये हमने कहाँ से लिए? डायरेक्ट क्वेश्चन है। सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपने पढ़ा होगा, मैंने सोर्सेज पढ़ाए हुए तो डायरेक्ट मार्क कर सकते हो। करेक्ट आंसर है कनाडा। ओके, तो ये तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि सोर्सेज का, और सोर्सेज आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के कहाँ कहाँ हैं। ठीक है, जैसे मैं और भी कुछ सोर्सेज आपसे पूछूंगा। यहाँ पे पूछा गया इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से डिफरेंट है, क्यों? क्या ऐसा पॉइंट लिखा हुआ जिसकी वजह से डिफरेंट आप कह सकते हैं? ऑप्शंस आपके सामने 4 हैं। ऐसा क्या चीज़ है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है और ब्रिटिश पार्लियामेंट में नहीं है, इसके से डिफर है? इन 4 ऑप्शंस में से तीनों कॉमन है, ये तीनों पॉइंट। ये चौथा पॉइंट है ना, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में है सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू, रिमेंबर, है ना, ये हमने यूएसए से लिया हुआ है, तो ये जो है वो अनकॉमन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर, हाँ, तो इसका डिस्क्रिप्शन देखिए, यहाँ पर डिटेल पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। पूछा गया है फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया और अमेरिका में कॉमन क्या है, ये पूछा गया है। कॉमन क्या है? सिंगल सिटीजनशिप, देखा पूछा जा रहा है। सिंगल सिटीजनशिप नहीं, इंडियन में तो है ही नहीं, इंडिया में तो इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है,
यूएस में ऐसा नहीं है, यूएस में डुअल सिटीजनशिप है, तो ये तो कॉमन नहीं है, दोनों में अलग अलग है। ओके, 3 लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये भी नहीं है, डुअल जुडिशियल सिस्टम ये भी नहीं है। हाँ, फेडरल सुप्रीम कोर्ट फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये है दोनों के बीच में कॉमन, इंडिया और यूएस के बीच में। ओके, फेडरल सुप्रीम कोर्ट फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कौन करता है हमारे यहाँ? देश का संविधान, देश का कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, चलिए देखिए डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर मेंशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगेन सोर्स, कंकरेंट लिस्ट की मैं बात करूं, कंकरेंट लिस्ट को इंडिया ने कहां से लिया है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, सीधा आंसर लगाना है। कंकरेंट लिस्ट सुनते ही आंसर लगाना है ऑस्ट्रेलिया, कंगारूज। ओके, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। डिस्कस करने की जरूरत नहीं क्योंकि सोर्सेज आपको पता होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऑलरेडी स्टेट सर्विसेज में आ चुका है। पूछा गया पहला नॉमिनेटेड डिप्टी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन था? डिप्टी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, थोड़ा ट्रिकी सा लग रहा होगा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दीज आर द 4 ऑप्शंस, आपको करेक्ट आंसर मार्क करना है। पहला डिप्टी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थे उसका नाम था फ्रैंक एंटनी, रिमेंबर। तो पहला नॉमिनेटेड, इसको अगर नहीं पता था आपको तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये एंग्लो इंडियन में भी नॉमिनेटेड रहता बहुत टाइम तक। ओके, तो फ्रैंक एंटनी वाज द फर्स्ट नॉमिनेटेड, रिमेंबर, डिप्टी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, और लास्ट क्वेश्चन आज का, Who was the chairman of advisory committee on fundamental rights and minorities? Okay, तो डायरेक्ट अगेन अब मेजर कमेटी का मैंने आपसे चेयरमैन पूछ लिया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, पता होना चाहिए आपको फंडामेंटल राइट्स का और माइनॉरिटी का कौन है। देखिए आप पढ़िए, मेरे नोट्स जो हैं, जो मैं बार बार बता रहा हूं, अगर पढ़ोगे ना तो डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। करेक्ट आंसर है दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस कमेटी में 2 माइनर कमेटी भी थी, मतलब इस कमेटी के अंदर 2 थी, याद रखिए, सब कमेटी इसको आप कह सकते हैं, जिसको हेड करे थे जेपी कृपलानी और एचसी मुखर्जी। ठीक है, तो इसके अंदर 2 माइनर कमिटीज भी थी, मतलब इसकी सब कमिटीज थी, माइनर तो नहीं कहूंगा, इसके अंदर 2 सब कमिटीज भी थी, बट ओवरऑल कमेटी के चेयरमैन जो थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, तो यहां पर 25 क्वेश्चन कंप्लीट, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराता हूं मैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, सड़े क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, अच्छे क्वेश्चंस करा रहा हूं जिससे आपकी नॉलेज अपडेट हो। ओके, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक तो करना ही है आपको, बट मैं आपको कुछ बात बता दूं, लोग मुझसे पूछ रहे हैं सर स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं, पढ़ने का तरीका कैसे फॉलो करें, क्या वे में हम पढ़ें, क्या पहले पढ़ें, क्या बाद में पढ़ें, क्या स्केड्यूल हो। तो कुछ नहीं करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो देख लो, मोटिवेट हो जाओगे, कल से यूपीएससी प्रिपरेशन भी चालू कर दोगे ये वीडियो को देखते ही। ओके, और इसको कैसे प्रिपरेशन करना मैं आपको गाइड भी कर दूंगा, तो एक बार वीडियो देख लो, फिर आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको गाइड करूँगा। अगर आपको हमें हमारे चैनल को कुछ कंट्रीब्यूट करना है, बहुत से लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, थैंक यू एवरीवन जो आप हमारे चैनल को कंट्रीब्यूट करते हैं, चाहे वो 1 रुपये कंट्रीब्यूट करते हो, चाहे 500 रुपये कंट्रीब्यूट करते हो, इट्स अप टू यू। आप चाहें तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, साइन नंबर यहाँ पर मेंशन है, पेमेंट डिटेल्स भी मेंशन है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके आप पेमेंट कर सकते हैं। इट्स जस्ट अ वॉलंटरली, ओके, चैनल की ग्रोथ के लिए। फिर मैं अगली बात बताऊं आपको, अगर आपको नोट्स बाय करने हैं, याद रखना नोट्स बाय करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, कैसे पढ़ें, कहाँ से क्लास नोट्स मिलेंगे। प्रिंटेड बुक्स तो इतनी सारी मार्केट में अवेलेबल है, कुछ लोग बोलते थे प्रिंटेड बुक्स बड़ी सस्ती मिल जाती है, वो परचेज कर लें। देखो परचेज आप कुछ भी कर लो, बट एग्जाम नहीं निकलेगा तो कोई मतलब नहीं है। एंड में एजेंडा तो यही ना, आप इन बुक्स को पढ़ के बुक्स तो लिखनी नहीं है आपको, एजेंडा ये आप बुक्स पढ़ो या तो नोट्स पढ़ो, आपका एग्जाम क्रैक हो। हमारे नोट्स का यही खासियत है कि हम सिर्फ वही चीज़ पढ़ाते हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से है। इवन आप हमारे लेक्चर्स अगर आप डे 1 से देखोगे तो अभी तक कोई लेक्चर में भी हम टाइम पास नहीं करते हैं। तो यही हमारे नोट्स में दिखता है कि हम अपने नोट्स में भी कोई भी चीज़ टाइम पास या फालतू चीज़ें नहीं लिखते हैं, इससे स्टूडेंट्स का सिर्फ टाइम पास हो और मार्क्स स्कोर ना हो। तो ये हमारा यूएसपी है। तो आप चाहें तो हमारे लेक्चर्स जिस तरह उस तरह हमारे नोट्स भी हैं, आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है। लेक्चर्स अगर आप देखना चाहते हैं कंप्लीट पॉलिटी वगैरह के, जिससे आपको क्वेश्चन ईजिली बने, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करो, देवाशीष क्लासेस एप्लीकेशन का नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। सारे कोर्सेज हैं, यूपीएससी के हैं, स्टेट सर्विसेज के हैं, प्री के हैं, मेंस के हैं, जनरल स्टडीज़ के हैं, एसएससी वगैरह के हैं। तो एक बार ऐप को डाउनलोड करो, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ओके, यहाँ पर वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, क्वेश्चंस आपको बने होंगे। पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और अगर आप कुछ ओपिनियन देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप यहाँ ओपिनियन दे सकते हैं, बट वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाओ अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है। और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और उसके साथ डिस्कस करो क्वेश्चंस को कि ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि याद रखना जितना आप शेयर करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, ज़्यादा आप डिस्कस करोगे आपके एग्जाम के लिए भी बेटर रहेगा। कोई कमेंट करना चाहते हैं कमेंट जरूर करिए, हम आपके कमेंट्स को रीड करते हैं। ओके, और वीडियो को जरूर लाइक करके जाना, मैं बार बार रिपीट करूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।